हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर लाइट में रिफ्रैक्शन टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे और रिफ्रैक्शन टॉपिक में हमने क्या क्या देखा है अभी तक। हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है और रिफ्रैक्शन होता क्या है ये देखा है। क्या होता है रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर लाइट में रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका था। रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था। रिफ्रैक्शन में भी क्या कर लिया था? रिफ्रैक्शन में हमने ये देखा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, और क्या देखा था? रिफ्रैक्शन देखा था। क्या था रिफ्रैक्शन? The bending of light when it goes from one medium to another, it will bend towards normal or away from normal। यही था रिफ्रैक्शन। अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रिफ्रैक्शन के रूल्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रिफ्रैक्शन के रूल्स, या इसको ये भी बोल सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे बच्चों? पहले हम एक बार रिफ्रैक्शन को वापस से देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन। अब ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 एंड ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है n1 एंड मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। अब ये लाइट रे या बीम ऑफ लाइट कहाँ से इंसिडेंट करा सकते हैं? तो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं, लेज़र। ठीक है, तो लेज़र से जब लाइट आएगी तो वो बीम ऑफ लाइट होगी जहाँ से बहुत सारी रेज आएंगी। एक रे मैंने इस टाइप से ड्रॉ कर दी, इस रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरफेस पे एक पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब क्या होगा? कंडीशन एक और है बच्चों कि n1 जो है वो लेस देन है n2 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड हाई होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो लाइट का एक्चुअल पाथ अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये होता, लाइट इस वाले पाथ पे चलना चाहती थी। बट क्या होगा? डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होने का मतलब इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब नॉर्मल और ये जो रे है, इस रे को कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये थी इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब बच्चों एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्या हुआ इसको भी देख लेते हैं। ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल थी, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल एंड ये रिफ्रैक्टेड रे। इस टाइप का पाथ हमारा बना है। तो ये नहीं है, अभी ये कौन से प्लेन में है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। ये भी कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। अब रिफ्रैक्टेड रे जो है ये भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा, मतलब कि ये भी इसी टाइप की होगी। ये इस टाइप से बाहर की तरफ निकली हुई नहीं हो सकती, ना ही अंदर की तरफ होगी, ना ही इधर की तरफ होगी। ये एक्स वाई प्लेन में ही होगी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in a same plane।
एज इट इज़ यही वाला रूल हमारा रिफ्लेक्शन में भी था, बट यहाँ पे सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ थोड़ा डिफरेंट है। सेकेंड लॉ क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल आई, मतलब एंगल आई का हम क्या ले लें, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ऑफ एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट। अब अच्छा ये भी पूछ सकता है कि सर ये कांस्टेंट होगा कितना। इस कांस्टेंट को भी हम लिख सकते हैं कैसे, साइन आई डिवाइड साइन आर। बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन रहा था, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, n1। अब यहाँ अगर एंगल आई बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का देखेंगे, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2, तो यहाँ रख देंगे n2 डिवाइड, यहाँ एंगल r बन रहा था तो r के सामने कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 डिवाइड n1, साइन आई डिवाइड साइन आर इक्वल टू n2 डिवाइड n1। ईजी है, ये था हमारा कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। तो इस टाइप से रिफ्रैक्शन में हम देख सकते हैं कि लाइट क्या होती है, बैंड। अब बच्चों अगर एक गिलास ले लें और गिलास में हम पानी भर दें, उसमें एक कॉइन डाल दें, तो कॉइन की पोजीशन जो है वो हमको स्लाइटली थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी और कॉइन जो है थोड़ा बड़ा भी दिखेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन। सिमिलरली एक पेंसिल को अगर ग्लास में डाल दें तो पेंसिल की निब जो है या पेंसिल का अंदर वाला पार्ट जो है, पानी के अंदर जो पार्ट है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखेगा। क्यों हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण। बच्चों जो लाइट है, पेंसिल की लाइट है, वो सीधा एयर से हमारी आँखों में नहीं आ रही है, वो पहले वाटर से कहाँ आ रही है, एयर में। तो वाटर से एयर में आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, लाइट वाटर से चल के एयर में आ रही थी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो लाइट की बेंडिंग हो रही है, और बेंडिंग होने के कारण ही पेंसिल हमको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, या फिर कॉइन जो है वो भी हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। अब यहाँ पे हम एक केस और देख लेते हैं कि ग्लास स्लैब में किस टाइप से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब बच्चों यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं हम, ये हो गई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस ग्लास की थिकनेस कितनी भी ले सकते हैं, अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि थिकनेस जो है वो T है। अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हुई। अभी यहाँ मीडियम कौन सा है, एयर है, यहाँ मीडियम कौन सा है, एयर है, बट यहाँ मीडियम कौन सा है, ग्लास। इसको ले लेते हैं ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करते हैं n2, या फिर Ng भी लिख सकते हो आप। ये कौन सा है, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। अब आपको ये तो पता ही पड़ चुका है कि ये रेयर मीडियम में और ये डेंसर मीडियम में। लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट बैंड होगी। डेंसर में जब जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। एक मिनट बच्चों, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होती है। ये हो गई हमारी नॉर्मल। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होने वाला है, इसलिए मैं इसको I1 एंगल फॉर्म करता हूँ। अब लाइट का पाथ होना क्या चाहिए, लाइट तो अपने इसी पाथ को फॉलो करनी चाहिए, मतलब इस टाइप से स्ट्रेट चलनी चाहिए। इस टाइप से स्ट्रेट चलनी चाहिए, बट यहाँ रिफ्रैक्शन होगा
तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्योंकि ग्लास में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर ये भी बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा इसको एंगल R बोलते हैं, R1 डिनोट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब वापस यहाँ पे क्या होगा, ये वापस एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि इसके बाद जो है मीडियम चेंज होने वाला है। ग्लास से लाइट अब कहाँ आ रही है, एयर में, मतलब कि डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। वापस लाइट की बेंडिंग होगी, इस बार लाइट की स्पीड वापस 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी एयर थी, यहाँ पे भी एयर है। फिर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये सेकेंड नॉर्मल होगी, ये एंगल I2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट वापस बैंड होगी और बैंड होकर के नॉर्मल से दूर जाएगी। अब नॉर्मल से दूर जाएगी, इसी स्पीड से चलनी चाहती है, तो इसी स्पीड से चलने जाती है तो बैंड इतने एंगल पे होगी कि इसके पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, इनिशियल इंसिडेंट रे जो थी, इनिशियल इंसिडेंट रे, या फिर एक्चुअल पाथ भी बोल सकते हैं इसको। जो पहले था लाइट का पाथ, ये फाइनल रे है जो कि ग्लास स्लैब से निकल रही है, तो इसको आप इमर्जेंट रे भी बोल सकते हो, क्योंकि ग्लास स्लैब से निकल रही है। और नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको R2 बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R2 को E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, कितने एंगल से वो इमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब क्या दिख रहा है, ये जो फाइनल रे है जो ग्लास स्लैब से बाहर आई है और जो एक्चुअल लाइट थी जो कि इंसिडेंट हो रही थी, ये दोनों लाइट एक दूसरे की क्या हो चुकी हैं, पैरेलल। तो ग्लास स्लैब क्या कर देता है, जो लाइट है उस लाइट को अपने पाथ से डिस्प्लेस कर देता है। ये क्या हो गई, लाइट जाना यहाँ चाहती थी बट यहाँ डिस्प्लेस हो गई है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हम एक रोड पे चल रहे हैं, हम जिस पाथ पे चल रहे थे उस पाथ पे आगे एक कार थी, तो हमने क्या किया, अपना रास्ता चेंज थोड़ी किया है, हम थोड़ा सा शिफ्ट हो गए अपने पाथ से, अब इस वाले पाथ पे जाने लग गए क्योंकि ये वाला पाथ खाली था। इस वाले पाथ पे तो आगे कार है, तो यहाँ से शिफ्ट होकर के इस पाथ पे चले गए। सिमिलरली लाइट के साथ भी हुआ है, लाइट अपने पाथ से शिफ्ट हो गई है, इस शिफ्ट को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट। ये लैटरल शिफ्ट ज़्यादा भी हो सकता था, ठीक है, बट कैसे ज़्यादा हो सकता था, अगर हम थिकनेस इंक्रीज कर देंगे। थिकनेस इंक्रीज करने से क्या होगा बच्चों, अगर थिकनेस इंक्रीज कर देंगे तो ज़्यादा टाइम तक ये वाली लाइट जो है ग्लास में चलेगी, तो ज़्यादा टाइम तक अगर ग्लास के अंदर चलेगी तो बेंडिंग भी बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी, और बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी तो ये धीरे धीरे और क्या होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। इसका मतलब ये बोल सकते हैं लैटरल शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है थिकनेस पे। हायर द थिकनेस मीन्स हायर लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को लैटरली डिस्प्लेस कर दे, ग्लास स्लैब। ऐसे ही प्रिज्म से भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो प्रिज्म में देखेंगे। हमने ये देख लिया ग्लास स्लैब में किस टाइप से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट की क्लास में हम देखेंगे इसके आगे आने वाले टॉपिक्स, जैसे कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। जब हम एक कॉइन को एक टैंक में अगर डालेंगे तो कॉइन जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो क्यों उठा हुआ दिखाई देता है एक उसको देखेंगे। फिर उसके बाद लेंसेज की बात करेंगे, स्फेरिकल लेंसेज, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स की बात की थी, यहाँ पे क्या करेंगे, स्फेरिकल लेंसेज की। स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता था, स्फेरिकल लेंसेज में रिफ्रैक्शन होगा।
कैसे होगा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय, थैंक यू।